नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका 6वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं। किंतु हरिप्रसन्न की खबर ली न जा सकी। जहां ख्याल था कि वो होगा, वहां हरिप्रसन्न का बस इतना पता लगा कि वो नहीं है, 2 रोज पहले कहीं चला गया है। श्रीकांत इस पर झल्ला आया। उसको बुरा लगा कि हरिप्रसन्न अब भी स्वच्छंद स्वतंत्र रह सकता है और श्रीकांत को अपने बारे में अंधेरे में रख सकता है। 3 दिन बीत गए। श्रीकांत घर में अकेला रहा। न उसे हरिप्रसन्न का पता लग पाया, न सुनीता ही अपनी मां के यहां से उस घर में रहने को आ सकी। गनीमत यही थी कि सुनीता के पिता का घर दूर नहीं था, उसी शहर में था। श्रीकांत ने जाकर जब यथासमय सुनीता को खबर सुनाई थी कि हरिप्रसन्न नहीं मिलता और उसके डेरे पर भी उसका पता नहीं चल सका, तब सुनीता ने यह खबर चुपचाप सुन ली थी और जतला दिया था कि अभी 4-5 रोज या शायद अधिक भी उसे यहां ही रहना होगा। नहीं कहा जा सकता सुनीता के मन में तब क्या हुआ था, किंतु उसके अतिशय विमनस्कता के साथ हरि के न पाने की सूचना पर श्रीकांत को अच्छा न लगा। फिर भी इस विषय पर श्रीकांत ने अधिक बात न की। बात करने को था भी क्या। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ये सब फीके बीते। पर चौथे दिन जब अंधेरा सा हो चला था और श्रीकांत दफ्तर में बैठा सोच रहा था कि जाकर बाहर घूमे अथवा कानून की किताबें खोलकर उनमें अपने को फंसावे, तभी उसके सामने हरिप्रसन्न आविर्भूत हुआ। एकाएक उसे पहचानना कठिन था। न मूंछ दाढ़ी थी, न बाल थे। बगल में छोटा सा पुलिंदा था। पुलिंदे को मेज पर टिकाकर हरिप्रसन्न ने कहा, श्रीकांत, 3-4 रोज में यहां रह तो सकता हूं ना? इसी से मेरे साथ ये पुलिंदा है। श्रीकांत का एकाएक विस्मय से उद्धार न हुआ। तब हरिप्रसन्न ने फिर कहा, क्यों भाई, बोल, यहां टिक तो सकूंगा ना? श्रीकांत ने पूछा, तुम चले कहां गए थे? हरिप्रसन्न ने कहा, चला कहां गया था इसे छोड़ो, ये बताओ, 4 रोज मेरे ठहरने का सुभीता तो होगा ना? श्रीकांत इस बात पर विस्मय से हरिप्रसन्न को देखता रह गया। हरिप्रसन्न ने मानो किसी बाधा को अपने ऊपर से टालते हुए कहा, भाभी यहां नहीं है। ये अच्छा है, तब मैं समझता हूं, मैं रह सकता हूं। मेरा सामान तुम बहुत गौर से क्या देखते हो? हाँ, वो इतना ही है। सामान थोड़ा अच्छा होता है। जिसके पास बहुत कम संपत्ति है, वो उतना ही कम संपत्ति वाला है। ये पक्की ही बात है। पिछले दिनों तो मैं परिग्रह को और भी काफी कम कर दे सका हूं। हाँ, एक बात तो है। ये कहते हुए उसने लिपटे पुलिंदे को खोला। उसमें कुछ काम के कपड़े, 2-1 किताबें, एक छोटी कापी, एक अंडी चादर और कुछ इसी भांति की चीजें थीं। एक रिवॉल्वर भी था। चमड़े के घर से उस रिवॉल्वर को बाहर निकालकर उसने कहा, यह भी मेरे पास है। मुझे मानना होगा कि यह भी परिग्रह है। सत्यार्थी को इससे क्या लगाव? भय रोकने और उसी भय को खड़ा करने का तो ये साधन है। जो सर्वथा निर्भीक है, वह दूसरे में भी भय क्यों उपजावेगा? इससे निर्भय सदा निशस्त्र होता है। ये तुम कहोगे, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन फिर भी तो ये मेरे पास है। रिवॉल्वर को केस के भीतर रखकर फिर उसने उसी भांति पुलिंदा लपेट दिया और कहा, इसी से श्रीकांत, मैं पूछता था कि 3-4 रोज रहने की सुविधा मुझे होगी ना? श्रीकांत ने कहा, हरिप्रसन्न। देखो भाई, हरिप्रसन्न ने कहा, इसके आगे भी कुछ है। वो ये कि मुझे रुपया भी चाहिए। इस बार तो 100 रुपये की जरूरत आ पड़ी है। श्रीकांत ने कहा, हरिप्रसन्न, तुम कहां जा रहे हो? मैं विवाद न करूंगा, लेकिन मुझे बताओ, पिछले 3 दिन तुम कहां रहे, क्या किया और क्या क्या हुआ? हरिप्रसन्न श्रीकांत की इस विश्वस्त स्थिति के समक्ष क्वचित संकुचित हुआ। संकोच के बोध में से अहंकार जागा। उसने कहा, उस सब में तुम्हारी चिंता के योग्य कुछ नहीं है श्रीकांत। इस पर श्रीकांत उठा। उसने बढ़कर पुलिंदा अपने साथ ले लिया और कहा, अच्छी बात है, आओ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और स्टडी रूम में जाकर बोला, देखो, ये कमरा तुम्हारा ही है। जब तक हो तब तक तुम्हारा ही है। अनंतर आप ही आप मानो कुछ उलझन सी में पड़कर उसने कहा, अच्छा हाँ, तो खाने पीने का क्या रहेगा? हरिप्रसन्न ने निरर्थक रूप में कहा, खाने का क्या? श्रीकांत ने कहा, खाने की तो पक्की बात है, क्योंकि तुम्हारी अन्नपूर्णा भाभी तो है ही नहीं कि जिनके भरोसे खाने को एकदम न कुछ समझ लिया जाए, और जाने वो यहां कब आएंगी। मैं कभी वहीं खा आता हूं, कभी खाना यहां आ जाता है। तुम्हारा इसके लिए बाजार जाना तो न मुझे रुचेगा, न तुम पसंद करोगे। तो क्या यहीं बना लूंगा? यहां बना लोगे? अलक्ष्य भाव से दोहराते हुए श्रीकांत ने कहा, ठीक है, हम दोनों यहीं बना लिया करेंगे। मैं भी क्यों ना वहां से छुट्टी ले लूं, और तुम तो खाना बनाना खूब जानते होगे। मानो ये सब सोचकर हठात कुछ नव्य बोध का सा आनंद श्रीकांत ने लिया। हरिप्रसन्न ने कहा, नहीं नहीं, तुम मुसीबत में क्यों पड़ोगे? मुझे मुझ पर छोड़ो। श्रीकांत ने वंडल रख दिया था और अभी वे दोनों खड़े थे। अब श्रीकांत ने हरिप्रसन्न को कुर्सी पर बिठाकर स्वयं भी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बैठो, तुम्हारे रहने की बात तो तय हुई। अब दूसरी बात हो, इससे पहले ये बताओ कि तुमने कुछ खाया पिया है?
हरिप्रसन्न ने कहा, नहीं। तो ये कहो ना, इधर उधर की बातें क्यों कहते हो? कहकर श्रीकांत उठ खड़ा हुआ। चलने को उद्यत होकर उसने कहा, मैं अभी आता हूं। तुम्हारी भाभी से कहूंगा तुम आ गए हो, और ये कि तुम भूखे हो और खाना तुम्हारे लिए भी भेजें। और देखो, वो आई तो रिवाल्वर उसकी निगाह की ओट में रखना भाई, क्योंकि स्त्रियां उसे बहादुरी का ही चिन्ह समझती है और उससे डरने को तैयार रहती हैं। हरिप्रसन्न ने हंसते हंसते कहा, श्रीकांत, रिवाल्वर वो चीज है कि जान ले लेती है। तुम तो जैसे इसे तिनका भी नहीं समझना चाहते। नहीं नहीं, कौन कहता है? मैं तो इससे डरता तक हूं, नाचीज उसे कैसे समझेगा। लेकिन इन खूंखार जानवर के हिये की आंखें तो नहीं हैं कि देखकर जान ले। इसलिए हर किसी को भी ये मार सकता है, और मारने का काम चलेगा। तब इस रिवाल्वर का मुंह चारों ओर को नहीं लपकेगा, इसका ठिकाना है। जाते जाते श्रीकांत खड़ा ही रह गया। शेर के दाढ़ें और पंजे हैं, किंतु आदमी के पास दुर्बल शरीर है। तब क्या आदमी मर जाए? इसलिए तुम कहते हो कि आदमी रिवाल्वर बनावेगा, जिससे शेर का पंजा उठे भी नहीं, कि शेर रिवाल्वर की गोली से वहीं ठंडा हो जाए। मैं कहता हूं बहुत ठीक, लेकिन शेर की जगह आदमी को ठंडा करने के काम में आने में उस रिवाल्वर को कितनी देर लगती है। किंतु तुम कहोगे दुष्ट का नाश चाहिए, तभी साधु का परित्राण होगा। इसलिए नर हत्या से क्यों कायरता? यही ना। लेकिन मैं प्रिय कि अमुक को दुष्ट ठहराने में मनुष्य की बुद्धि को कितना आयास लगता है। किसी को दुष्ट मानते जब हमारी बुद्धि को देर नहीं लगती, तब हमारे हाथ भी बिना देर लगाए रिवाल्वर को चला उठें। यही तो निश्चित ठहराना। पर ये हो तो जीवन का अस्तित्व संभव है। मुझे तो दिखता है कि मानव संबंधों के बीच में यदि किसी ओर से भी रिवाल्वर प्रविष्ट होने दिया जाता है तो उसे चतुर्मुखी हो पड़ने से नहीं रोका जा सकेगा। तब रिवाल्वर साधु का नाश और दुष्ट का उद्धार नहीं करने लगेगा, इसका तुम्हें आश्वासन है। किंतु हरिप्रसन्न कुछ कहे इससे पहले ही श्रीकांत को ख्याल आया कि वो तो सुनीता के पास जाकर इस हरिप्रसन्न के लिए खाना तैयार करने को कहने चला था। ये सोचकर वो फिर चल खड़ा हुआ। हरिप्रसन्न ने मुस्कुराकर कहा, रिवाल्वर को हाथ में लेकर रगों में स्फूर्ति आती है। श्रीकांत, नीति कुछ कहे, और नीति तो सदा ही विवादास्पद है, किंतु प्राणों की स्फूर्ति को तो एकदम कैसे इनकार किया जा सकता है? क्या हिंदुस्तानी निशस्त्र किए जाकर ही नपुंसक नहीं बनाए गए हैं? बोलो। तब श्रीकांत अच्छा अच्छा कहता हुआ वहां से चला गया। हरिप्रसन्न उसी स्टडी रूम में रहा जिसमें पहले दिन कमरे में धोती का फेंट बांधे हाथ में बंधी झाड़ लिए उसकी भाभी सुनीता उसे मिली थी। ये उसके अप्रत्याशित आगमन पर जल्दी में सिर पर धोती का छोड़ लेकर सिटपिटाई सी खड़ी रह गई थी। इसी स्टडी रूम में उसने शेली और शॉ की किताबें खींचकर उनमें अलग अलग सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा था, श्रीमती सुनीता देवी। इसी में उसकी ठीक की हुई उन सपति भाभी की तस्वीर अब भी रखी है। और क्यों? इसी कमरे ने उन दोनों पति पत्नी के जाने किन किन पवित्र रहस्यों, किन किन क्रीड़ाओं और स्नेह वार्ताओं की सुरभि को अपने मन में धारण नहीं किया है। आज उसी स्टडी रूम में अपने बंडल के भीतर आदमी की जान लेने वाले इस्पात के रिवाल्वर को दुबका रखकर वो फिर आ पहुंचा। नहीं जानता है क्यों, और मानो वो अपने से लौटकर पूछना चाहता है, क्यों रे क्यों? हरिप्रसन्न कुर्सी पर बैठा बैठा सामने मानो देखना चाहने लगा कि उसके मन के भीतर क्या है और उसके भविष्य के गर्भ में क्या है। श्रीकांत मन ही मन उलझन में पड़ गया। हरि की आत्मा में कहाँ गांठ पड़ी है कि वो अतर्क्ष होता जाता है। ये कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तो जैसे अपने भीतर भेद को पाल रहा है। यों तो कब वो विचित्र न था, पर ये एकदम दुर्गम दुर्जय हो उठने जैसी बात ही नहीं थी। भारत की आज़ादी ही सच क्या उसे भरमा रही है? किंतु भारत की आज़ादी तो तब तक व्यक्ति के लिए निरी ध्वनि ही है, मात्र शब्द, अवास्तव, जब तक उसके निकट व्यक्तिगत रूप से वो कुछ न बन उठे। क्या उसका आत्मप्रसार भारत व्यापी हुआ है कि भारत की आज़ादी का प्रश्न उसके अस्तित्व के साथ संश्लिष्ट अभिन्न बन गया हो? नहीं तो वो सामान्यतया स्वाभाविक क्यों नहीं है? उसके साथ तो द्विधा भी दिखती है। जान पड़ता है कि अपने भीतर कुछ लेकर उसका मुकाबला करते हुए ही वो अपने को बिता रहा और बीत रहा है, पर वो उसके मन की घुंडी क्या है जिसको तोड़ने के लिए रिवाल्वर तक आ पहुंचा है, सो हाथ नहीं आता। हरिप्रसन्न जो भी है और जो भी होता है, श्रीकांत को तो वही स्वीकार है। हरिप्रसन्न क्या बनता है, ये तो उसके भीतर जो नियति और जो पूंजी बंद है उस पर निर्भर है। ये तो उसका ही अपना काम है। श्रीकांत को उस भवितव्यता पर अपनी ओर से कुछ आरोप करने की इच्छा नहीं है। उसकी मित्रता में तो हरिप्रसन्न की स्वीकृति ही है। कल ये लाल लहू से रंगे हाथ लेकर श्रीकांत के सामने आ पहुंचे, तब भी श्रीकांत के मन के निकट वो कम ग्राह्य न होगा। तब भी श्रीकांत मन के द्वार खोलकर कहेगा, हरि आओ आओ, खूनी हो कि क्या हो, इससे पहले ये तो है कि हरि प्रसन्न हो, इससे आओ। श्रीकांत सखा बना है, तब वो सखा ही रहेगा। किंतु हरिप्रसन्न को पाने की व्यस्तता श्रीकांत के चित्त में से कम नहीं हो सकती। मित्र है तो मित्र को पाना भी होगा, किंतु अचानक दाढ़ी मूछ मुड़ाकर और रिवाल्वर पुलिंदे में डालकर ले आने वाले हरिप्रसन्न को श्रीकांत पा नहीं रहा है, यही व्यथा है। वकील है और जानता है कानून क्या है। ये भी जानता है कि कानून के प्रति नागरिक का क्या दायित्व है
और उस दायित्व का स्खलन दंडनीय है। किंतु वो कानून कहाँ नीचे रह गया है, जबकि उसने कहा है, हरी आओ, जब तक हो ये कमरा तुम्हारा है। ये उसको पता नहीं है। इस कानून से बहुत ऊपर होकर भी एक प्रकार का कानून है। अंतर यही है कि वो कहीं अधिक स्थिर है, कहीं निर्ममता से अमोघ है। उस अंकहीन अथवा कि सर्वत्र अंकित कानून को इनकार करके क्या नीचे ही रहना होगा? नहीं, वो नहीं होगा। श्रीकांत ने एकांत में जाकर सुनीता से कहा, हरि प्रसन्न आ गया है। सुनीता बिना चौंके धीमे से बोली, हाँ। इस बार अजब ही हाल है। मूंछ दाढ़ी साफ है और कुछ दुबला दिखता है। उसके लिए झट कुछ खाने को भेजना होगा। कुछ पूछा कि वो कहाँ रहे? जैसे अपने रहने सहने का हिसाब किताब वो हमें देने ही चला है। मैंने तो नहीं पूछा। सुनीता चुप पड़ गई, जैसे वो अपने भीतर से ही से अपने सवाल का जवाब पा लेने लगी। अनंतर उसने कहा, मूंछ दाढ़ी के बिना तो विचित्र लगते होंगे। सिर के बालों का श्राद्ध हुआ? कहकर सुनीता कुछ मुस्कराई, जैसे भरा बादल मुस्कराए। श्रीकांत ने कहा, मशीन की कटी दूब सा साफ मैदान है। अभी तो रहेंगे ना? कुछ दिन रहेगा, मालूम होता है। अपने सब डंडे डेरे के साथ है। मैं तो सामान देखकर घबरा गया। बहुत सामान है? बहुत की कमरे में मुश्किल से समाया है। स्टडी रूम मैंने कह दिया है कि उसका है। अब तुम चलोगी? अम्मा जी तो ठीक हुई? सुनीता ने कहा, मैं? श्रीकांत ने कहा, जी हां। सुनीता, मैं अभी नहीं आ सकूंगी। श्रीकांत, तो बहुत अच्छी बात है। ये ना समझिएगा कि मैं तकलीफ पाऊंगा, क्योंकि तय हुआ है कि हरी रोटी बनाएगा, हम खाया करेंगे। हम आप ही के आसरे नहीं जीते हैं साहब। और आप जानिए, हरी जरूरी तौर पर वो उम्दा रोटी बनाएगा कि क्या हमने कभी खाई होंगी। सुनीता ने धीमे से कहा कि वो रोटी क्यों बनाएगा, यहां से दोनों दफा चली जाया करेंगी। श्रीकांत ने कहा कि ऐसी ही कृपाशीला यदि श्रीमती है तो चली ही क्यों नहीं चलती। सुनीता जैसे सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद, नहीं आऊंगी तो मैं नहीं। श्रीकांत ने कहा, तो अपनी कृपा को ही क्यों व्यर्थ दिन में 2 बार भेजा करोगी? उसे भी रखो। हम लोगों को अपने मन के मुताबिक ही 2-4 रोज खा पी लेने दो। सुनीता कुछ सोचती रह गई, बोली नहीं। कुछ क्षण बाद कहा, अच्छा, तो कल शाम को मैं आऊंगी। श्रीकांत ने कहा, ये लो, हम तो समझते थे चलो कुछ रोज की छुट्टी मिली। ओह, सुनीता सहसा चिहुंकी, मुझे तो बातों में याद भी न रहा कि आज घर में झकझक की वजह से खाना कुछ ठीक ठीक नहीं बना है। ठहरो, मैं उनके लिए अभी तैयार किए देती हूं। ये कहकर वो चलने को हुई। श्रीकांत ने रोककर कहा, ज्यादा आयोजन न करो, जो हो दे दो। स्वाद मत देखो, वक्त देखो। अभी तो उसे भूखा न रखना जरूरी है, समझी? पाक चातुरी फिर दिखा लेना। हाँ, 5 मिनट तो लगते हैं। इस संक्षिप्त गार से श्रीकांत को व्यर्थ करके वो झटपट चल पड़ी। तब श्रीकांत ने कहा, अच्छा सुनो, एक जरूरी बात है। सुनीता रुकी कि कहो। नहीं, कोई 100 रुपए नहीं है। श्रीकांत ने कहा, हरी 100 रुपए के लिए कहता था। श्रीकांत कहने को हुआ, सुनो, नहीं, वो अभी कहीं नहीं जाएंगे। कह दो हमारे पास फालतू रुपया नहीं है। श्रीकांत ने कहा, सुनीता, वो घर पर आराम से रहे क्यों नहीं? हम कोई महाजन नहीं है। दो मैं कह दूं रुपया नहीं है? हाँ कह दो, फिजूलवाद के लिए 1 पैसा नहीं है। सत्या को पढ़ाए तो 45-40 जितना चाहे माहवार वो लें, पता तो हो कि रुपया कहाँ जाता है। कहते हो दुबले दिखते हैं, तो फिर किस पेट को भरने के लिए वो पैसा है, जानू तो। श्रीकांत को कुछ रोष प्रतीत हुआ था, किंतु तभी उसका मन करुणा से भर आने लगा। अबला के बल पर रोष किस भांति हो सके? उस धन पर जो वो इतने एकांत स्वत्व भाव के साथ निर्णय दे रही है, लो श्रीकांत को लेकर ही तो है। श्रीकांत के अर्जित धन पर श्रीकांत से भी अधिक स्वामित्व जिस बल पर वह जतलाती है, वो बल भी तो स्वयं श्रीकांत ही है। इसी से श्रीकांत के हाँ सुनना चाहते हुए मुंह पर श्रीकांत के बल से ही बलिष्ठ बनी वो सुनीता खुलकर सुना रही है, नहीं नहीं नहीं, उस स्वत्व बल को श्रीकांत किस हृदय से तोड़े। उसने विनीत भाव से कहा, सुनीता सुनीता, सुनो तो। नहीं, सुनीता ने कहा, सुनने की कोई बात नहीं है। कह दो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों भटकते हैं? कह दो भटकना है तो हम कोई बैंक नहीं है। श्रीकांत चुप हो रहा। उसने देखा कि सुनीता की आपत्ति में हरिप्रसन्न के लिए सहानुभूति का अभाव नहीं है, फिर वो एकाएक क्यों ऐसी कठोर है, ये श्रीकांत नहीं पकड़ सका। कहा, अच्छा, कल शाम को तुम आओ तो। हाँ, शाम को मैं आऊंगी, कहकर सुनीता आगे बढ़ी। मैं बैठूं? खाना कितनी देर में खिलाओगी? हाँ, बैठो, मैं सत्या को भेज रही हूं। इम्तिहान पास है, जरा उसे बता देना। खाना अब बना। सुनीता चली गई। श्रीकांत हठात मुस्करा आया। तो ये था इसका 7वां अध्याय। कल हम इसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे।